हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, आज मैं क्लास 10th और 12th के उन बच्चों से बात करने जा रहा हूं जिनका कल से एग्ज़ाम है, यानी 16 फरवरी से एग्ज़ाम है। कल आप सभी लोगों का पहला पेपर यानी कि हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है। आप दोनों ही क्लासेस के बच्चों का यह पहली बोर्ड परीक्षा होगी। भाई, 10th वालों की तो पहली परीक्षा है ही, 12th के बच्चों की भी ये पहली परीक्षा होगी, क्योंकि आप कोविड वाले बच्चे हैं, आपका 10th का एग्जाम हुआ नहीं। तो बच्चों देखो, जब बच्चा कोई स्टूडेंट जब बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है मेंटल प्रेशर को टैकल करना। मैं महसूस कर सकता हूं, हम लोगों ने भी अपने टाइम में स्टूडेंट लाइफ में हर कोई टीचर कभी ना कभी स्टूडेंट रहा होता है और वो उस दौर से गुजरा होता है जिस दौर से आप गुजर रहे होते हैं। सभी ने कुछ ना कुछ पढ़ाई की है, किसी ने थोड़ा कम किया होगा, किसी ने बहुत ज़्यादा किया होगा। कोई ये महसूस कर रहा होगा कि बहुत पढ़ने के बाद भी अभी मैंने कम पढ़ा है। लेकिन एक जो कॉमन सिचुएशन होती है, जो ज़्यादातर बच्चों के लिए होती है, कुछ एक बच्चों को छोड़ दें, तो आप सभी एक अजीब से एक मानसिक तनाव के दौर में होंगे। अभी एकदम मन में उहापोह जो कल के बाद खत्म हो जानी है। लेकिन पहला पेपर अगर उस तनाव में आप देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ गड़बड़ कर ले जाते हो। जो आप जानते हो वो चीजें आप कॉपी तक नहीं पहुंचा पाते हो, और आप समुद्र के बराबर जानते रहो और आप एक ग्लास के बराबर भी ना लिख सको। एग्जामिनर क्या है? एग्जामिनर तो आपकी कॉपी देखते हैं। और एग्जामिनर देखो बच्चों, जो एग्जामिनेशन हॉल मैनेजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं आपके नंबर को बढ़ा जाता है और काफ़ी हद तक बढ़ा ले जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स को जानता हूँ, प्रतियोगियों को जानता हूँ जिनकी बहुत अच्छी तैयारी, घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, बट एग्जाम हॉल मैनेजमेंट उनका खराब होने की वजह से वो पासिंग मार्क भी नहीं जुटा पा रहे हैं, क्वालिफाइंग मार्क भी नहीं जुटा पाते हैं। तो सबसे जरूरी है कि जो आप अभी मेंटल प्रेशर जिसमें आप जी रहे हैं उसको खत्म किया जाए। आप ये मान के चलिए बेटा कि जितनी आपने पढ़ाई की है उसी से पेपर आने वाला है। जो भी आपने शॉर्ट लिस्ट किया होगा कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको पढ़ लूँ, आप मान के चलो कि उसी से पेपर आता है। मायने ये रखता है कि कितनी खूबसूरती से उस चीज को आप वहां पे रिप्रेजेंट करोगे। तो आइए कुछ बातें करते हैं कि किन बातों पे आपको गौर करना है। तो पहली बात तो बेटा ये है कि आप आज रात में जल्दी सो जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे जिससे आपका सेहत खराब ना हो। मतलब ऐसे फूड्स नहीं आप लेंगे जो आपको नुकसान कर सकते हो। हेल्दी खाइए, कम खाइएगा, कम मतलब अपना पर्याप्त खा पी करके हेल्दी खाइए। और नींद मतलब जब आप सोने जा रहे हो तो ये नहीं कि फोन आपके हाथ में पड़ा हुआ है, दोस्तों से बात कर रहे हो, अरे यार बड़ी टेंशन है, ये वो, ये बातें नहीं। ना अपनी टेंशन बढ़ाओ ना दोस्तों की टेंशन बनाओ, एकदम बेफिक्र हो, कहो अरे यार सब तैयार है, कल देखा जाएगा, कल फोड़ देंगे पेपर को, ठीक है। तो ये पहला मसला है। दूसरी बात है बेटा कि नींद जब आप सफिशियंट लिए रहते हो तो एग्जाम हॉल में आपको नींद नहीं आती है, जिससे आपकी इफिशियंसी बढ़ती है। आप एग्जाम सेंटर पे टाइम से काफी पहले पहुंचेंगे, बहुत पहले भी नहीं पहुंच जाएंगे, एक एवरेज पहले पहुंचेंगे कि अगर आप बीच में लेट लतीफ भी 10-5 मिनट होता है तो उस वजह से आपको जल्दीबाजी में एग्जाम हॉल में ना इंटर करना पड़े। आप पहुंचे, आप सेंटर पे पहुंचे, सेंटर पे अपना रोल नंबर देखिए, कई बार 2-3 बार मिला लीजिए कि आपने सही रोल नंबर देखा। रूम के बाहर आप जाते हो, वहां पे स्लिप लगी रहती है, सीटिंग प्लान रहता है, देख करके फिर आप अपने जो भी अलॉटेड पोजीशन है वहां पे जाके आप बैठ जाइए। और फिर वहां पे भी एक स्लिप लगी रहेगी, उसको आप देखोगे और मैच करोगे कि आप अपने ही रोल नंबर वाली जगह पे बैठे हुए हो। क्योंकि बेटा आपकी एक बार चेंज किया है बोर्ड ने, यूपी बोर्ड ने, कि आपके जो पेपर्स हैं, कॉपीज जो हैं, उन कॉपीज पे पहले सीरियल नंबर लिख के आता था, अब आपका रोल नंबर लिख के आएगा। तो गौर करने वाली बात होगी कि अगर आपने गलत रोल नंबर वाली कॉपी पकड़ ली या गलत जगह पे बैठ गए आप, तो आप सब बर्बाद कर देंगे। आप पूरा मतलब आपने उस 3 घंटे के पेपर को पूरा सत्यानाश कर दिया। तो सबसे पहली चीज जो आप ध्यान देंगे वहां पे कि आप अपनी जगह पे बैठेंगे, अपने रोल नंबर वाली जगह पे बैठेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब आपको कॉपी मिलेगी तो आप अपना रोल नंबर कॉपी के नंबर पे जो आप कॉपी पे जो आपका रोल नंबर लिखा है उससे मैच कर लेंगे कि वो आप ही का रोल नंबर है। तो ये पहली चीज हो गई।
फिर आपको OMR भरना हो तो आप OMR भी एकदम ध्यान से भरेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। ओवलिंग करते वक्त नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो यहाँ पे है 19153 इस तरह से, तो ये 9 वाला कॉलम पूरा ओवल करिए, आप इसको डार्क करिए। फिर यहाँ पे 0 होता है, ये 1 होता है, तो ये 1 का आप डार्क करिए, ठीक है। इससे बहुत अब ये नहीं कि यहाँ बगल में 1 है इसको भी शामिल कर लिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब गलतियां ना हो। आपको सेट वगैरह जो डी सेट, जो पेपर का सेट मिला है 823 EV लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान से लिखेंगे, ठीक है, ये चीज। फिर इसके बाद क्या है कि एक और बात बेटा, जो आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि इस बार गवर्नमेंट, या पिछले कई बार से जब से कैमरा वगैरह लगा, गवर्नमेंट दिन ब दिन सख्त होती जा रही है। इस चीज को लेकर प्रशासन सख्त है कि नकल मुक्त परीक्षा हो, पूरी शुचिता के साथ परीक्षा हो। और इस बार तो ये भी आया है कि नकल कराते हुए, नकल करते हुए पकड़े जाने पे NSA तक लगना है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो बड़े अपराधों में लगता है। तो बेटा जो भी आ रहा है बिल्कुल संतोष करके आप अपना लिखेंगे, बगल के बच्चे से देखने की जरूरत नहीं है, या किसी भी नकल के साधन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। ये एक मसला हो गया। अब आइए कि कॉपी पे आप क्या काम करने वाले हैं। पेपर मिल गया, पेपर मिलते ही आपको क्या करना है, एक बार आपको पेपर ध्यान से देखना होता है। आप देख लेंगे कि कितना आपको पहली नजर में देखने पे आ रही हैं चीजें, जो नहीं आ रही हैं उनको लेके परेशान नहीं होना होता है। कई मर्तबा ऐसा होता है बेटा कि जब आप लिखना शुरू करते हो, मतलब ये नहीं कि पेपर देखा और देखा लास्ट तक देख लिए, उसमें 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो अब उन 2 क्वेश्चन की वजह से इतने टेंशन में आ गया, पूरा पसीना पसीना हो गया, बस गया 7 क्वेश्चन, और भी उसमें क्या लिख पाओगे आप। तो जो नहीं आ रहा उनको अभी छोड़े रखो, आपको जो आ रहे हैं उन पे वर्क करना है, ठीक है, उन पर आपको वर्क करना है। और कैसे कॉपी लिखनी है तो वो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो ये आपकी कॉपी है, तो आप जानते हो कि यहां से आप एक लाइनिंग कर लेते हो दोनों साइड से। लाइनिंग आप चाहो तो इधर जैसे पेन से बना दिया, इधर पेन से नहीं भी बनाया, मोड़ लिया। मतलब ये चीज क्यों किया जाता है कि एक बॉर्डर रहे। मान लो हम अगर कोई लाइन लिख रहे हैं, कोई एक लाइन लिख रहे, अब यहां से हमने लिखा रहे हैं, और फिर यहां तक पहुंचे, अगली लाइन यहां से शुरू कर दिया और यहीं खत्म कर दिया, फिर अगली लाइन यहां से, तो एक इरेगुलरिटी जैसी हो जाती है। हम यहां लाइनिंग क्यों करते हैं कि कॉम्पैक्ट आए। अच्छी राइटिंग, बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि क्या सर राइटिंग का भी नंबर होता है क्या। राइटिंग का नंबर बिल्कुल नहीं होता है बेटा, लेकिन राइटिंग क्या है, एक आकर्षण का केंद्र है। अच्छी राइटिंग वाली कॉपीज पे एग्जामिनर ध्यान देता है, उसको पढ़ता है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। जैसे आप खूब बढ़िया खाना बनाए हो, लेकिन परोसने का ढंग बेकार है, अब चावल दाल सब मिल गया, सब्जी वहीं उसी में कहीं मिल गया, तो लाख अच्छी सब्जी हो आपकी, जो खाने वाला हो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, वो देख के ही यार सब मिल गया है कहीं में, ठीक। और आपने कायदे से परोसा है तो थोड़ी खराबी, डेकोरेशन बहुत जरूरी है बेटा आज के दौर में, है ना। तो एक बात यह है कि राइटिंग अगर आपकी अच्छी है, और राइटिंग अच्छा क्या कि आप सब सीधा लिख रहे हो, ठीक, लेटर्स के बीच में कोई गैप नहीं, वर्ड्स के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है, ये चीज। फिर एक मसला ये है बेटा कि आपको और क्या करना है, तो एक चीज और ध्यान देना है। जैसे आपको कुछ भी लिखना है, जैसे मान लो एक प्रश्नोत्तर एक ये लिखा, तो एक ए का मान लो विकल्प 10-15 विकल्प, बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं, तो इसका मान लो 3rd ऑप्शन सही है, तो ये विकल्प 3 सही उत्तर है, विकल्प 3 सही उत्तर है। अब मान लो अगर यहां पे आया कि भाई इसका उत्तर मुंशी प्रेमचंद है, तो आप ये भी लिख दो कि मुंशी प्रेमचंद, ये चीज है, ऐसे आपने लिख दिया तो एकदम एग्जामिनर को क्लियर है। एक और बात है कि आपको सीक्वेंस फॉलो करना होता है, ये नहीं कि आपने प्रश्नोत्तर 1A के बाद सीधे 8वां क्वेश्चन कर दिए, तीसरा क्वेश्चन कर दिए, जो मर्जी आ रही हो क्वेश्चन कर रहे हैं। होता क्या बेटा कि एग्जामिनर को पहले पेज पर नंबर चढ़ाना होता है,
तो उसको आप जब ये सुविधा देते हो कि एक सीक्वेंस में जाते हो। अच्छा हाँ, एक बात है कि मान लो आपको फर्स्ट का सी नहीं आ रहा है और छोटा क्वेश्चन है, तो उसके लिए जगह छोड़े रखो। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सीक्वेंस एक आध क्वेश्चन के लिए फॉलो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा घमंजा बना दिया आपने, तो एग्जामिनर को क्वेश्चन ढूंढने में तकलीफ होती है, फिर वो इरिटेट होगा, तो आपकी कॉपी में इंटरेस्ट कम लेगा। ठीक है, आपको इंटरेस्ट बनाना है एग्जामिनर महोदय का, ये चीज ध्यान देनी है बेटा। तो ये मसला हो गया, आप सीक्वेंस फॉलो करो। और एक और बात है, मान लो कोई लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो उसमें बहुत पोथी नहीं बनाओगे, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो वहां बड़ा लिखेंगे, है ना। अब ये नहीं कि निबंध आया, निबंध आपका 250 से 300 शब्दों में लिख लेना है। आपको पर्यावरण पे निबंध आ गया, आपने पर्यावरण पढ़ा हुआ है, लिखते जा रहे हैं, 10 पन्ना लिख ले गए। बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कितना पन्ना लिखें। भैया पन्ना नहीं, आपको वर्ड्स देखने हैं। किसी के राइटिंग के अक्षर छोटे हो सकते हैं, किसी के राइटिंग के अक्षर बड़े हो सकते हैं, तो आपको देख लेना है कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स ले जा रहे हो, फिर कितनी लाइन हो गई, उस अकॉर्डिंग एक भाई अति लघु उत्तरीय पे इतना वक्त। अब आप जब ज्यादा वक्त देते हो, ज्यादा वर्ड्स लिखते हो और 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो एग्जामिनर 1 नंबर से ज्यादा आपको नहीं देने वाला है, वो दे ही नहीं सकते, उनके हक में ही नहीं है। आपने लाख अच्छा लिखा है, 1 नंबर के क्वेश्चन पे आपको 1 ही नंबर मिलने वाले हैं, 1 मार्क ही मिलेंगे। तो ये ध्यान देना है आपको कि जितने मार्क का क्वेश्चन है, जितने अंक का प्रश्न है, उतना ही आप उस पर काम करने वाले हो। ठीक है, एक मसला हो गया। अब आइए कुछ हम बात करते हैं कि जैसे आपको हिंदी का पेपर है, गद्यांश आपको लिखना है बेटा, तो गद्यांश में आपको व्याख्या करनी होती है। व्याख्या मतलब क्या है, वी धन आख्या। आपको विशिष्ट आख्या, विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करना है। जैसे मान लो 10 लाइन, लगभग 1.25 गुना लिखते हो आप, थोड़ी चीजें बढ़ जाती हैं बस। जो भी दिया है मटेरियल, मान लो पंक्ति है, पंक्ति की व्याख्या करनी है, तो जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो ध्यान देना है कि आपको पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, ये चीज है। वर्तनी वगैरह में क्या है कि अब टाइम तो है नहीं कि ऐसा हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, वर्तनी आप पढ़ रहे हो, तो आप अपने इर्द गिर्द में देखो, आपने कई बार अहिल्या लिखा होगा या अहल्या लिखा होगा, कवित्री सही है कि कवित्री सही है, ठीक है। हिरण्यकश्यप कैसे लिखना है, हिरण्यकश्यपु लिखना है, क्या लिखना है, देदीप्यमान होता है कि दैदीप्यमान होता है, ठीक है। मुहावरे वगैरह क्या है, जैसे सब्जबाग लगाना, आपने सब्जबाग लगाना क्या कि प्रलोभन देना, ये आप अपने सुने होंगे, कह रहे बहुत सब्जबाग लगाया लेकिन हम भैया नहीं माने, ठीक है, सब्जबाग दिखाना, है ना। तो ये चीज मतलब सब्जबाग दिखाना मतलब क्या कि आपको बाग नहीं दिखा रहा वो, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको अपने दैनिक जीवन से भी सीखनी है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप समझो कि हम पर्यायवाची पढ़ते हैं, पर्यायवाची आप लोगों को भी मिलेगा। नीर मतलब जल होता है, पानी, जल तो है ही, वारी मतलब पानी होता है। अब इनमें जो उपजा है, जैसे कमल, जल में, पंख में, नीर में, ठीक है, उपजता है, तो ज जोड़ दिया, नीरज, पंकज, जलज, वारिज, ये कमल का हो गया। जिसमें जल की अधिकता हो, अधि, अधि मतलब अधिकता, जलज, वारिज, नीरज, तो ये क्या है, समुद्र, समुद्र में जल की अधिकता है। जिनसे जल जन्मता हो या जो जल देने वाले हो, जलद, वारिद, नीरद, ये बादल का पर्यायवाची हो गया। तो हम बहुत सारी चीजें अपने इर्द गिर्द ही देखते हैं बेटा। तो जब आप एग्जाम करने बैठो, जो चीजें नहीं आ रही हैं उनको छोड़े रखो, हो सकता है, और फिर कोशिश करो कि आपके इर्द गिर्द वो चीजें आपने सुनी होंगी, है ना। तो जैसे मान लो आपसे पूछ दिया कृषाण, कृषाण किसका पर्यायवाची है, ठीक है, अब आपको नहीं याद आ रहा है तो सोचो क्या कभी आपने कृषाण सुना है। तो आपने हाँ बजरंगबली के लिए एक मंत्र पढ़ा होगा, अतुलित बलधाम हम शैलाबदेहम धनुज बल कृषाणुम ज्ञान नामक गिरगढ़ेम सकल गुण निधानम बानराणाम दिशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। धनुज बल कृषाणुम, धनुज मतलब क्या होता है बेटा, धनुज मतलब होता है दानव, दानव, दानवों के बल के लिए कृषाण। तो क्या कृषाण कोई ऐसी चीज है जो दानवों को खत्म करती है, तो आग, है ना, कि दानवों के लिए एक आग के समान है कि जला के भस्म कर दिया, ठीक है। तो कृषाण किसका हो गया, आग का पर्यायवाची हो गया। अरि शब्द कहीं लगा देते हो तो शत्रु हो जाता है, अरि का मतलब क्या है, शत्रु, ठीक है, शत्रु।
तो अब आपसे पूछा गया कंसार किसका पर्यायवाची है, तो कंस धन अर्य, कंस के शत्रु कौन, श्री कृष्ण। तो ये चीज है बेटा, आप कुछ चीजें अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज करोगे तब भी आप बहुत सारी चीजों को कर ले जाओगे। लेटर वगैरह जब आप लिख रहे हो तो ध्यान देना है कि जैसे आपने प्रेषक लिखा, ठीक है, जब आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रेषक आपने लिखा, जो आपने यहाँ पे लाइनिंग की है, बॉर्डर बनाया है इससे सटा हुआ, यहाँ कॉमा लगाया प्रेषक, ठीक है, प्रेषक नहीं सेवा में लिखते हो ना, प्रेषक वगैरह तो बड़े प्रशासनिक स्तर पे, तो यहाँ पे सेवा में मान लो आपका लेटर जो है जिला विद्युत निगम के अवर अभियंता के पास जाना है आपका लेटर, तो इस कॉमा के ठीक नीचे अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग, जैसे मान लो आप रोड, फिर यहाँ कॉमन आपने लगा दिया लोक निर्माण विभाग मतलब PWD, ठीक है, लोक निर्माण विभाग कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे क्या जनपद गोरखपुर, तो ये गोरखपुर आपने लिखा, फिर यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया, फिर यहाँ से विषय आपने लिखा, विषय क्या है कि भाई आपका कोई मोहल्ला है, आपकी कॉलोनी का रोड खराब पड़ा हुआ है कई वर्षों से, उसको सही कराना है, या नए गड्ढे बन गए हैं उसको भरवाना है, तो आपने यहाँ विषय लिख दिया के संबंध में, ठीक। फिर यहाँ से क्या इसके नीचे यहाँ फिर आप महोदय लिखें, और फिर ये कॉमा यहाँ इसके ठीक नीचे कॉमा आ रहा है, ठीक, महोदय सविनय निवेदन है कि ये आप पूरी बात लिखिए, यहाँ प्रार्थी, तो कॉमा वगैरह का बहुत आपको ध्यान देना होता है, एक मसला है ना। जैसे छुट्टी वगैरह वाले तो हमें लगते हैं कि नहीं आने चाहिए, लेकिन और उस पर आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, तो वो तो बहुत आसान है, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक विद्यालय का नाम लिखाइए, ठीक है। और एक और चीज है, अब फिर जैसे आपको निबंध लिखना है, तो निबंध वगैरह की क्या बात है कि जैसे आप निबंध लिखने गए जनसंख्या पे, दहेज प्रथा, या फिर क्या कहते हैं स्त्री सुरक्षा वगैरह पे मैंने देखे खूब निबंध आए थे, पर्यावरण पे निबंध आता है। आजकल इधर मैंने 2-3 साल में देखा कि डिजिटल एजुकेशन वगैरह पे, या फिर सोशल मीडिया इंटरनेट के प्रयोग आदि पे आ रहा है। तो इस पे क्या है कि आप जानते हो निबंध में आप 3 हिस्सा मेन आप लिखते हो। स्टेप फर्स्ट जो होता है प्रस्तावना का हिस्सा होता है, इंट्रोडक्शन होता है। स्टेप सेकेंड जो होता है ये मेन बॉडी इसको बोलते हैं बेटा, निबंध की एक मुख्य भाग है। और स्टेप थर्ड जो है ये कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, ठीक, उपसंहार जिसको बोलते हो। ये प्रस्तावना क्या है कि ये नहीं कि अब मान लो किसी भी बात पे आया, तो इसमें क्या है जैसे साहित्य पे लिखने को आ गया, या आपका मेरा प्रिय साहित्यकार, तो आप जरूरी नहीं है कि मेरे प्रिय साहित्यकार तुलसीदास, मेरे प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद है, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, है ना। आप क्या कर सकते हो, कोई कोट, कोई लाइन आपको याद आ गई ऐसी, जैसे आप साहित्यकार के बारे में लिखना है तो आप लिख सकते हो केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, और ऐसा ही उचित उपदेश का मर्म मेरे प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद और उनकी रचनाओं में झलकता है, ठीक है। मतलब अब मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचनाएं गोदान गबन आदि का आप हवाला दे के कहिए कि ये देखिए समाज में, या फिर जैसे मान लो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब इन लोगों का क्या है, ये सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए इन्होंने अपनी रचनाएं नहीं की, इनकी रचनाएं पढ़िए, तुलसीदास, सूरदास, इनका आप रचनाओं को पढ़ेंगे जब, तो आप देखेंगे कि इसमें उचित उपदेशों की बात की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी आप लोग देखे होंगे कि भारत दुर्दशा से एक हिस्सा लिया गया है, जिसमें कि भारतीय लोग रेल के डिब्बे होते हैं, इनको खींचने के लिए इंजन की, तो ये कितनी बड़ी बात लिखा कि भाई हमें हमेशा एक दिशा देने वाला आदमी चाहिए। तो आप यहाँ प्रस्तावना को किसी कोट से शुरू कर सकते हो, किसी के कहानी से शुरू कर सकते हो। किसानों के बारे में बात आई, भारत के कृषि की बात आई, तो लिखोगे कि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है ना, और किसान हमारे अन्नदाता हैं। बावजूद इसके क्या कारण है कि भारत की कुल आत्महत्याओं में से लगभग 12% आत्महत्या किसानों के द्वारा केवल की गई है। तो कहीं ना कहीं हमारा देश मात्र कहने को कृषि प्रधान देश है, बल्कि देश है,
सच्चाई यह है, या सही मायने में देखा जाए तो हमारे देश में हमारे देश का कृषि प्रधान होना केवल अब कहने की बात रह गई है। इस राष्ट्र में किसानों और कृषि की बहुत ही दुर्दशा है। ठीक है, यदि यह दुर्दशा नहीं होती तो एक लंबे समय तक पूरे देश के किसानों द्वारा आंदोलन, ठीक है, तो ये तमाम बातें, खैर उसके पॉजिटिव नेगेटिव पहलू हैं कि क्यों आंदोलन पे थे, सरकार का क्या पक्ष था, फिर उसको सरकार ने कैसे समझाया, उसमें से बहुत सारे किसान संतुष्ट भी थे जो किसान अधिनियम आए, तो वो एक अलग मसला है बेटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंखें खोले रखनी है। जब आप ये लिखेंगे तो एक ध्यान देना है कि यहाँ प्रस्तावना आपने लिखा, प्रस्तावना को आप इस ढंग से गढ़ेंगे कि पूरे निबंध में उस बात को आप एक्सप्लोर करिए। ठीक है, जैसे मान लो अब प्राकृतिक आपदा पे आ गया, तो प्राकृतिक आपदा भी आपने देखा तुर्की में भूकंप आया, तो इसको आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि प्राकृतिक आपदा वे अचानक से होने वाली घटनाएं हैं जो बड़े स्तर पर लोगों को ऐसे नहीं, आप कुछ आकर्षण दो अपने लैंग्वेज में। ठीक है, अब बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं, ठीक है, थोड़ा सा, जैसे आपने लिखा कि भाई प्रकृति का सुहावना रूप, मध्यम चलती हुई हवाएं, नदियों का कलरव किसे पसंद नहीं है, लेकिन जब यही हुदहुद का हुदहुद निसर्ग निवार जैसे तूफानों चक्रवातों का रूप धारण कर लेता है, या ब्रह्मपुत्रा और कोसी के बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, तो जन धन की अपार क्षति होती है और सबके कलेजे के दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अचानक से होने वाली घटनाएं जो जन धन को बहुत ही उच्च स्तर पर प्रभावित करती हैं, ये प्राकृतिक आपदा कही जाती है। जब कभी आप कोई निबंध लिखेंगे, कोई बात लिखेंगे, हिंदी के स्तर पे बता रहा हूं, तो आप ये समझेंगे कि आपको स्थानीय स्तर से शुरू करना है, उदाहरण स्थानीय, फिर राष्ट्र स्तर पे, फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। जैसे मान लो कि डिजिटल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग का क्या प्रभाव पड़ा, हमारे लोकल लेवल पे भी पड़ा, नेशनल लेवल पे भी पड़ा, इंटरनेशनल भी पड़ा, है ना। आज फोन है, मित्रों के पास आपको खेलने जाना है, आपने मैसेज कर दिया, आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, तमाम व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन आ जा रही है। ठीक है, फेसबुक पे किसी के वहां शादी विवाह आपने देखा, देख गए, सूचना मिल गई। नेशनल लेवल पे क्या है, तमाम आंदोलनों को इसी से क्रियान्वित किया जा रहा है। सरकार क्या है, जो अच्छी योजनाएं निकालती है उससे जागरूकता कार्यक्रम, आपने देखा शौचालय वाला या स्वच्छ भारत कार्यक्रम, खुद मोदी जी झाड़ू चला रहे थे, तो इसको प्रचारित करना आज से 50 साल पहले की बात होती, 20 साल पर, इवन 20 साल पहले की बात होती तो टफ होता। सोशल मीडिया का इंपैक्ट था कि चल पड़ा, सोशल मीडिया या इंटरनेट की ही देन थी कि पीडब्ल्यू आपके अलग सर देखिए, या तमाम वैसे ही और भी तमाम टीचर्स हैं, हिमांशी मैम है टीचर्स एजुकेशन के क्षेत्र में, और बहुत सारे अभिनय शर्मा वगैरह सर हैं, एसएससी वगैरह के बच्चों को पढ़ाते हैं। खान सर से बड़ा कौन सा उदाहरण हो सकता है, आपने देखा कि अचानक में क्रांति के समान आए, और वो कितनी बड़ी चीज कर रहे हैं कि मुफ्त में वो शिक्षा दे रहे हैं। एक बच्चा जो 1 लाख रुपए फीस नहीं दे सकता, वो 250 रुपए पर मंथ रिचार्ज करा के और दुनिया के टॉप टीचर से पढ़ पा रहा है। तो ये राष्ट्र स्तर पे प्रभावित हो गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप देखते हो कि आपने खबर पढ़ा होगा कि रसिया ने अपने हैकर से, या चीन तमाम हैकर्स का यूज करके कई देशों की राजनीति पलट दे रहा है। तो ये सभी, तो आपको 3 स्तर पे बातें करनी होती हैं। और क्षेत्र क्या होते हैं बेटा, किसी भी चीज के 4 क्षेत्रों में प्रभाव होता है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। जैसे मान लो बाढ़ आई तो 4 स्तर पे प्रभावित की। पहली बात तो जन धन, खेत बाड़ी, घर द्वार, इसका नुकसान हुआ। सामाजिक रूप से प्रभावित हुए कि लाखों लोग, हजारों लोग एक ही दिन में चंद घंटों में रोड पर आ गए। जो एक अच्छा सभ्य जीवन जी रहे थे वो इंतजार कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से कोई खाना गिराएगा। ठीक है, हमारी संस्कृति प्रभावित होती है कि भाई मान लो कोई एक क्षेत्र बाढ़ से या भूकंप से प्रभावित हो गया, जैसे मान लो तुर्की में भूकंप आया, तो जो उनका सांस्कृतिक जीवन रहा होगा, जो उनके पूजा पाठ नमाज का जो शेड्यूल रहा होगा वो बिगड़ा। राजनीति प्रभावित होती है। कोरोना आया तो आपने देखा कि बहुत से जगहों पे कोरोना की आपदा की वजह से सरकारों की जड़ें हिल गई। ठीक है,
तो ये आप इस ढंग से आप अपनी सारी बातों को उनको शामिल करेंगे अपने निबंध में, तो मुझे लगता है अगर इन सारे पहलुओं को ध्यान दे देंगे तो 300 शब्द आपके लिए कम पड़ जाएंगे। आपको और शब्द चाहिए, और भी आपको चाहिए होता कि और मैं ज्यादा लिख ले जाऊं, लेकिन आप ज्यादा लिखेंगे नहीं। कम शब्दों में बात को कह ले जाना भी एक कला है बेटा। फिर क्या है, निष्कर्ष में जो आपने पूरी ऊपर बात लिखी है उसका आप हल देते हो, और हल उन बातों का निचोड़ लिखते हो। अगर कोई समस्यात्मक जैसे पर्यावरण प्रदूषण का है तो आप हल जो है ऐसा प्रस्तुत करेंगे, ऐसे सॉल्यूशंस रखते हो आप जो प्रैक्टिकल हो, और उसमें हल लिखते वक्त आप ये नहीं लिखोगे कि यह हो ही जाएगा, ऐसा कर दें तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्त्री विमर्श की बात आप कर रहे हो, स्त्रियों के प्रगति की बात कर रहे हो, सुरक्षा, तो आपने कह दिया भाई इनको आजादी दे दो तो ये आगे बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं है। उसके तमाम पहलू हैं, शिक्षा देना, उनको बराबरी का हक देना, उनके नेतृत्व में विकास करना। मोदी जी का ये कथन है कि स्त्रियों का विकास नहीं करना है, स्त्रियों के नेतृत्व में राष्ट्र का विकास करना है। ठीक है, तो कोई एक बात नहीं, यही करने से ये हो जाएगा, झाड़ू लगाने से देश स्वच्छ हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। सबको जागरूक होना होगा, सबको समझना होगा कि हम गुड सिटीजन हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि देश हमारा स्वच्छ हो जाए, हो सकता है, संभावना व्यक्त करेंगे, और हल हमेशा ऐसे देने हैं जो प्रैक्टिकल हो। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि वो निबंध आप लिख के आए जो लाइन से थोड़ा हटके है। अब आ गया छात्र अनुशासन, विज्ञान अभिशाप या वरदान, सब लिखते हैं विज्ञान अभिशाप या वरदान। अब उसी में अगर कहीं आ गया है कि ऑनलाइन शिक्षा के प्रभाव, तो इस पे आप लिख सकते हो, अच्छा निबंध लिख सकते हो बेटा। और ये पहले से ही एक माइंड मेकअप तैयार कर लो अभी कि आप क्या क्या लिख के आएंगे। ठीक है, तो ये एक मसला हो गया बेटा। संधि वगैरह के नियम वगैरह आप देख लो, और अपने इर्द गिर्द के चीजों से भी आपको रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि ये छोटा लेटर था, बड़ा लेटर था। तो आप ये समझिए बेटा कि अब आपको पढ़ना नहीं है बहुत ज्यादा, अब से लेके अब आपको सिर्फ तैयार होना है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए तैयार हुए, पेपर देखिए। मेरे गुरुजी श्री शैलेंद्र श्रीवास्तव सर एक बात बोलते हैं बेटा, जैसे पहले मैं कुछ एग्जाम्स देता था, ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम्स में मेरा बहुत खराब नंबर आ जाता था। तो होता क्या था कि 8-10 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही गलत कर देता था। क्या गलत किया कि किसी में नॉट मैच्ड, तो नॉट हमने देखा ही नहीं, मैच्ड वाला लगा दिया, काम खत्म। अब पूरा खेल बदल गया यार। विच वन इज करेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट, इन दिखाई ही नहीं दिया, करेक्ट मार दिया। अब पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट था भाई, 3 करेक्ट है ना, इनकरेक्ट एक ही था, तो पहला वाला ही करेक्ट दिखा है, आगे बढ़ गए। ठीक, तो ये चीज नहीं। तो उन्होंने एक बात बोली थी, डोंट लेट योर माइंड रीड द क्वेश्चन बिफोर योर आईज, मतलब अपने मस्तिष्क को अपनी आंखों से पहले प्रश्न को ना पढ़ने दो। मतलब पहले क्वेश्चन को आंखों से देखो, आपका ब्रेन ना पहले देख ले। ठीक है, बकायदा देखना है, फिर उसके बाद आप अपने ब्रेन को अलाउ करो। हाँ भाई, मतलब सीधी बात है, समझो कि गौर करके आपको देखना है क्वेश्चंस को, फिर आगे बढ़ना है। चाहे वो गद्यांश हो, पद्यांश हो, या फिर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला बहुविकल्पी प्रश्न हो। ठीक है, तो अब बेटा एकदम रिलैक्स करो। अब आप अपने बेड पे जाइए, समय पे जाइएगा खा पी करके। बहुत ज्यादा पढ़ के आप बहुत अच्छा अब नहीं कर पाओगे, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब आप सिर्फ स्मार्टनेस दिखा के अच्छा कर ले जाओगे। एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, वहां रोल नंबर मैच किया, कोई गलती नहीं किए रोल नंबर वगैरह भरने में, तो पहली विजय है आपकी, एक स्टेप आप पार कर ले गए। दूसरी विजय कब होगी कि जब आपने पेपर देखा और आप घबराए नहीं, अपने आप को धोनी की तरह से रहना है, महेंद्र सिंह धोनी। इंडिया ने बहुत अच्छे अच्छे कप्तान देखे, कपिल देव सर जैसे, सौरभ गांगुली जी, है ना दादा, लेकिन धोनी, MS धोनी की आप बात करो तो धोनी कैप्टन कूल। इस बात का मतलब समझ रहे हो, बंदा इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मैच हार जा रहा है, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। ठीक है, बंदा वर्ल्ड कप जीत ले गया, सारे मतलब सारे फॉर्मेट के वर्ल्ड कप उसके हाथ में है, सारी ICC टॉप ट्रॉफीज उसने जीत रखा है। और ये नहीं कि उछल रहा है, कूद रहा है, नहीं, कुछ नहीं, धीर गंभीर युधिष्ठिर, स्थिर रहना है चीजों को लेके। तो नहीं आ रहा 2 क्वेश्चन, कोई बात नहीं, 7 आ रहा ना, पहले 7 करेंगे और 2 को छोड़ के नहीं जाएंगे, अंतिम तक उनको भी निपटा के जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये चीज है बेटा, आपको पेशेंस रखना है चीजों को लेके, कूल रहना है। अब ये नहीं देखा हाँ 7 आ रहा है, उछल पड़े, हाँ 7 आ रहा, अभी उड़ा देंगे सब,
एकदम उबलने लगे अंदर से, है ना, रक्त उबलने लगा, हो गया बस। पता चला 2 ठे लिखने के बाद यार तीसर का आंसर क्या है, खत्म, बाय बाय। समझ रहे हो ना, तो ये नहीं करना है, धैर्य रखिए, कूल होकर के एकदम पेपर दीजिए, तो ये आपकी अगली विजय होगी बेटा। और जो 1-2 क्वेश्चंस नहीं आते रहेंगे वो हो ही जाएंगे बाबू, है ना। तो मेरी माँ भोजपुरी में एक बात मुझसे कहती हैं कि बेटा देखा मेहनत करवा तो मजूरी मिलबे करी। तो आपने अगर मेहनत की होगी तो उसकी मजदूरी आपको, उसका जो चार्ज है वो मिलना है, ईश्वर आपको जरूर वो देगा। कभी कभार ईश्वर आपकी मेहनत थोड़ी आपने किया है उसका बड़ा परिणाम भी देता है बच्चों, है ना। तो बिल्कुल एकदम पेशेंस रखे रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है बच्चों। हम लोगों ने एक अच्छी खासी यात्रा तय की है, कुछ केमिस्ट्री पे हम लोग आगे भी बात करेंगे एक आध वीडियोज़ में, बहुत कुछ हमने उसमें भी पढ़ा ऑर्गेनिक वगैरह। बट आज की क्लास एक कॉमन इंटरेक्शन था सारे बच्चों से, और इसको आप गौर से सुन लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर काम की बातें मिल जाएंगी बेटा। और वैसे भी आपके दूसरे मेंटर्स ने आपको कुछ ना कुछ बताया होगा। तो बच्चों मेरी शुभकामनाएं हैं, खूब अच्छा पेपर हो आप लोगों का, ना सिर्फ हिंदी, उसके बाद के भी सारे एग्जाम्स आपके खूब बेहतरीन जाएं। और आप अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने गांव क्षेत्र का नाम, सबका नाम आप रोशन करिए। देखिए कुछ लोग बेटा इतिहास पढ़ते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, और कुछ लोग इतिहास रचते हैं। तो मेरा आशीर्वाद है आपको कि आप इतिहास रचने वालों में रहिए। और मुझसे मेरी जो आहुति बन पड़ी यज्ञ में, जो मैं कर सकता था आपके लिए मैंने किया है बेटा। एकदम कूल होकर के एग्ज़ाम देने जाइए, इन बातों को गौर करिएगा, सब शुभ ही शुभ होगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर आगे, आप खूब बेहतर परीक्षा दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।